करते हैं। तो हमने कहा कि दो कंपाउंड और होते हैं, एक होता है हमारा विनाइलिक हैलाइड और एक होता है एराइलिक हैलाइड। ठीक है, तो विनाइलिक हैलाइड से हमारा क्या मतलब है? विनाइलिक हैलाइड बहुत बेसिक सी टर्म है। अगर तो दो कार्बन विनाइल पोजीशन में अटैच है आपस में, ठीक है, अगर दो कार्बन विनाइल पोजीशन में अटैच है और उससे कोई हैलोजन अटैच है, ठीक है, तो उसको मैं कहूँगा कि ये विनाइलिक हैलाइड है। सिमिलरली एक होते हैं एराइलिक हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर कोई हैलोजन डायरेक्टली एक अराइल कंपाउंड से अटैच है, ठीक है, कोई भी हैलोजन डायरेक्टली एक अराइल कंपाउंड से अटैच है, तो इसको मैं एराइलिक हैलाइड कहूँगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने मान ला कि एक बेंजीन है, इसके साथ एक एक्स अटैच है, मतलब एक हैलोजन अटैच है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा एक एराइलिक हैलाइड। अब दो तीन एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। ठीक है, हमने कहा कि पहला एग्जाम्पल जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 का है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मान लेते दो कंपाउंड दे रखा गया है, यहाँ पे एक्स और एक कंपाउंड है ये एक्स। ठीक है, आउट ऑफ विच इज ए एग्जाम्पल ऑफ विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, इनमें से कौन सा विनाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है? तो हमने क्या कहा? सबसे पहले तो क्या ये दोनों बेंजीन रिंग हैं? हमने कहा नहीं। क्या ये दोनों एराइल हैं? ठीक है, हमने कहा कि थोड़ा बहुत एराइल मान सकते हैं, लेकिन ये विनाइलिक तो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन रिंग भी कम्प्लीटली नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा कि ध्यान से देखा जाए, अब इसकी पोजीशन क्या होगी, ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे जो पोजीशन है ये एक कार्बन को छोड़ के है। ठीक है, एक कार्बन को छोड़ पे अटैचमेंट है, एक कार्बन को छोड़ के अटैचमेंट कौन सी पोजीशन होती है? ये होती है एलाइलिक पोजीशन। ठीक है, जबकि जस्ट जो कार्बन विनाइलिक है उसके साथ ही अटैचमेंट हो। ठीक है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ठीक है, इन दोनों कार्बन के साथ ही हैलोजन अटैच है, तो ये कैसा हैलोजन हो गया हमारा? विनाइलिक हैलाइड हो गया। ठीक है, जबकि इसमें मुझे क्या दिख रहा है? ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कहीं एडजेसेंट कार्बन पे अटैच है, तो ये कैसा हो गया? ये हो गया एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, कुछ हमारे पास दो स्ट्रक्चर है, एक है बेंजीन रिंग का जिस पे अटैच है CHCl2। ठीक है, CHCl2। दूसरा कार्बन कुछ ऐसा है जो हमारे पास बेंजीन रिंग है और इसमें कहा गया है CH2CH2Cl। ठीक है, तो हमने कहा इसमें से हमारा जो बेंजाइलिक हैलाइड होगा वो कौन होगा? ठीक है, हमने कहा बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं? विच इज़ अप्रॉक्स अटैच्ड विद दी अ बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, या एडजेसेंट टू द बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, हमने कहा यहाँ देखो ये जो कार्बन है, ठीक है, ये बेंजीन से अटैच है और इसी के साथ में ही हैलोजन अटैच है, तो ये हमारा बेंजाइलिक हो जाएगा। जैसे जबकि इसमें देखा जाए तो हमने कहा इसके साथ वाला जो कार्बन है वो अटैच है, मतलब एडजेसेंट वाला अटैच है, तो ये विनाइलिक ये एलाइलिक हो जाएगा, बेंजाइलिक नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है। अब हम शुरू करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सबसे पहले मतलब क्या होता है? ठीक है, तो हम कहते हैं कि जब कोई एटम या ग्रुप, ठीक है, व्हेन एटम और ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, रिप्लेस्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, लेकिन ये जो वर्ड है सब्स्टिट्यूशन, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो हमने कहा कि व्हेन एन एटम और ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, मतलब लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल शुड बी रिप्लेस्ड बाय द मोर रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल। इज रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, मैंने कहा एक एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई कंपाउंड है, यहाँ कार्बन है, कार्बन के साथ
कोई एक कंपाउंड अटैच है, मान लेते हैं कि हेलोजन अटैच था, ठीक है, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। अब कार्बन के पास ऑफ कोर्स 3 हाइड्रोजन अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैच होने के लिए आया, हम Z को न्यूक्लियोफाइल से रिप्रेजेंट करेंगे। न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऑफ कोर्स सर जो न्यूक्लियोफाइल होंगे वो न्यूक्लियस लविंग होंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग होंगे। तो जिनके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा प्रेजेंट है ऑफ कोर्स वही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ कार्बन और हेलोजन के अंदर की, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। जो हमारा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ऑफ कोर्स इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज ही होगा। तो ये किस पे अटैक करेगा? तो सर बहुत बेसिक सी बात है कि ये उस पर अटैक करना चाहेगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। तो ये अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज को। अब कार्बन के पास पहले से नेगेटिव है, तो ये इसको रिप्लेस क्यों करेगा? जब उसको उससे भी अच्छा एक नेगेटिव चार्ज मिल रहा हो जो उसको और ज़्यादा स्टेबल बना दे, तो वो उसकी अटैचमेंट करवा देगा। मतलब कि मोर न्यूक्लियोफिलिक विल रिप्लेस लेस न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिप्लेसमेंट को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? वो कुछ ऐसा बनेगा, कार्बन और कार्बन के साथ जो अटैच करेगा वो हो जाएगा Z, ठीक है, और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। प्लस जो लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। तो जो X है हमारा, ठीक है, जो X है हमारा वो एक लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि व्हेन a strong nucleophile attack on carbon, when a strong nucleophile attack on carbon, then weak nucleophile or halide ion will displace. Then weak nucleophile or halide ion will displace and act as living group मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं फटाफट से कुछ रिएक्शंस की, ठीक है। हमने कहा मान लिया जाए कि हमारा जो कंपाउंड है, ठीक है, जो हमारा कंपाउंड है वो है RX। क्या है? RX, ठीक है। अभी हम आगे चल के R और X को कुछ एक नाम दे देंगे। तो अभी के लिए हम सारे क्वेश्चंस के अंदर में जो R है, ठीक है, जो R है उसको CH3 मानने वाले हैं, ठीक है, जो R है उसको CH3 मानने वाले हैं, और जो X है हमारा उसको हम मेनली केसेस में क्या मानने वाले हैं? मेनली केसेस में हम उसको क्लोरीन मानने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो हमने कहा ये एक कंपाउंड था RX जिसमें हम R को अभी के लिए CH3 मानने वाले हैं और जो X है उसको Cl मानने वाले हैं, ठीक है। अब इसके कई सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा के देखेंगे, ठीक है। सॉरी, हमने कहा कि इसके रिएक्शन शुरू करवाते हैं। सबसे पहले जब इसका रिएक्शन मैंने करवाया होगा, किसके साथ? इसका रिएक्शन करवाया होगा मैंने एक्वस KOH के साथ। ध्यान रखना है एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH बिल्कुल अलग अलग रिएक्शन करते हैं। जब मैंने एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाया तो मुझे सबसे पहले रिएक्शन के अंदर कुछ 4-5 बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ दोबारा आते हैं, ठीक है। क्या क्या पता होनी चाहिए? कि सबसे पहले रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कौन है, ठीक है। रिएक्टेंट पता होने के बाद हमें पता होना चाहिए कि रिएजेंट कौन है, ठीक है। रिएजेंट पता होने के बाद हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल कौन है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल पता होने के बाद हमें पता होना चाहिए लिविंग ग्रुप कौन है। लिविंग ग्रुप पता होने के बाद हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कौन है, ठीक है। और प्रोडक्ट पता होने के बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम शुरू करते हैं। तो हमने कहा कि अभी सारे के सारे रिएक्शन के लिए हम रिएक्टेंट अपना CH3Cl को ही मान वाले हैं, ठीक है।
CH3Cl को मारने वाला। हमारा CH3Cl किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? CH3Cl हमारा रिएक्ट कर रहा है एक्वस KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ। अब KOH की बात की जाए तो इसके अंदर दो चार्ज होंगे, एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा और एक तो नेगेटिव चार्ज होगा। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो हमारे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि लोन पेयर तो होना चाहिए ना न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने के लिए, नेगेटिव चार्ज। तो मैंने कहा जो हमारा OH नेगेटिव है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो मुझे इतनी बात क्लियर हो गई है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो मूवमेंट होने वाली है वो किसकी होने वाली है? वो OH की होने वाली है। किसके ऊपर? सर ऑफ कोर्स कार्बन के ऊपर, ये R ग्रुप के साथ। और वो किसको रिप्लेस करने वाला है? वो हमारे इस हैलाइड ग्रुप को रिप्लेस करने वाला है। मतलब जो हमारा हैलाइड ग्रुप है या जो X है वो एज ए लिविंग ग्रुप की तरह काम करने वाला है। जब ये रिप्लेस हो जाएगा तो क्या बनेगा? हमने कहा सर R के साथ OH बन जाएगा प्लस जो लिविंग ग्रुप है, ठीक है, जो लिविंग ग्रुप है हमारा X बाहर चला जाएगा और वो X के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो उससे K अटैच हो जाएगा तो KX बन जाएगा, ठीक है। या दूसरी भाषा में मैं कहूँ कि मैंने अपने R को CH3 माना था तो मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारा प्रोडक्ट बना वो बना CH3OH, CH3OH और जो दूसरा बना वो बना प्लस KCl, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ग्रुप था वो था Cl नेगेटिव, जो प्रोडक्ट बना वो बना CH3OH। अब इससे OH ग्रुप अटैच है इसलिए जो हमारा प्रोडक्ट का टाइप है वो एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। मे भी इतनी बातें क्लियर है। अब जितने भी होंगे हम इसी पैटर्न में करने वाले हैं, ठीक है। अब बाकी का पैटर्न होमवर्क होगा, तो हम फटाफट से रिएक्शन शुरू करते हैं। हमने कहा एक्वस KOH का रिएक्शन तो हमें क्लियर हो गया। अब अगर इसी सेम का हम रिएक्शन करवा देते किसके साथ? KCN के साथ। कौन सा KCN? सर अल्कोहलिक KCN के साथ, ठीक है। तो अल्कोहलिक KCN से करवाएंगे वही सेम बात, K पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, CN पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। CN जो है वो अटैक करेगा CH3 के ऊपर, ठीक है, CN अटैच करेगा CH3 के ऊपर और जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा CH3CN प्लस हमारा यहाँ से K बाहर चला जाएगा जो कि Cl के साथ कंपाउंड होगा। क्यों? क्योंकि Cl एज ए लिविंग ग्रुप काम करने वाला है। तो CH3CN प्लस KCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर मैंने कहा एक और रिएक्शन यहाँ मैं करवा दूँ, अगर मैं कह सकता हूँ कि AgCN से रिएक्शन करवा दिया जाए, ठीक है, AgCN से रिएक्शन करवा दिया जाए। अब मुझे क्या पता है कि KCN और AgCN, ठीक है, अगर जो KCN है वो डायरेक्ट कंपाउंड बनाता है तो जो AgCN है वो उसका इन्वर्स बनाएगा, ठीक है। इन्वर्स बनाएगा मतलब आइसो कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि यहाँ पे जो CN है वो अटैच करेगा, हेलोजन को रिमूव कर देगा एज ए लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा CH3, CN बनना चाहिए था लेकिन इसका आइसो मतलब CN की जगह पे NC, ठीक है। और ये जितने भी हैं वो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के साथ ही ये रिएक्शन कर पाते हैं, ठीक है, AgCN वाले। क्यों? क्योंकि जो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल हैं, ठीक है, वही दोनों साइड से अटैचमेंट कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल तो अटैच कर नहीं पाएंगे। तो CH3NC प्लस इससे जो बचा है वो Ag लिविंग ग्रुप Cl है तो प्लस AgCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक और मैंने रिएक्शन कहा, मान लेते हैं कि जो अगला रिएक्शन होता है वो होता है KNO2 का, ठीक है, अगला रिएक्शन होता है वो होता है KNO2 का, ठीक है। तो वही मुझे पता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो अटैचमेंट NO2 की होने वाली है। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा CH3NO2, ठीक है, प्लस जो बाय प्रोडक्ट बन जाएगा वो KCl बन जाएगा। और अगर इसी का मैं रिएक्शन करवा दूँ AgNO2 के साथ, ठीक है, AgNO2 के साथ, तो वही सेम होगा CH3 के साथ। अब हमने कहा कि रिप्लेस हो जाएगा तो NO2 की जगह पे ONO की अटैचमेंट हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, इधर उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे K के साथ ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ उल्टा लिख दिया, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे जो बनेगा वो बन जाएगा CH3NO2 प्लस KCl और यहाँ पे जब KNO2 के साथ रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा CH3ONO। अब वैलेंसी कंप्लीट करनी है नाइट्रोजन की 3 बॉन्डिंग, तो मैं लिख सकता हूँ CH3ON डबल बॉन्ड O। इन सब का नेम क्या होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आगे मैं कुछ और रिएक्शंस अगर करवाना चाहूँ इसकी तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने कहा कि अब एक और रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। इसका रिएक्शन करवा देते हैं हम लोग NaI के साथ, ठीक है, सोडियम आयोडाइड के साथ। जब सोडियम आयोडाइड के साथ करवाए तो वही सेम, सोडियम पॉजिटिव है, आयोडीन नेगेटिव है, ठीक है। तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा R और
यहाँ पे लग जाएगा I प्लस यहाँ जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा NaCl। ठीक है, अब अगर यहाँ ध्यान से देखूँ मैं तो यहाँ पे पहले से ही हेलोजन अटैच था और यहाँ पे भी पहले से ही एक हेलोजन अटैच था। तो ये जो रिएक्शन हुआ ये हुआ हेलोजन एक्सचेंज से। ठीक है, कौन सा रिएक्शन था? हेलोजन एक्सचेंज से रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो जब आयोडीन की रिप्लेसमेंट करवानी हो या फ्लोरीन की रिप्लेसमेंट करवानी हो तो ये होता है विद द हेल्प ऑफ हेलोजन एक्सचेंज मेथड, और इस रिएक्शन को हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि एक और रिएक्शन करवा दिया जाए NH3 के साथ। ठीक है, तो अगला रिएक्शन मैंने करवा दिया NH3 के साथ। अब NH3 में मैं क्या कह सकता हूँ कि NH3 में किसको हेलोजन बनाया जाए, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने कहा ऐसा कर सकते हैं कि मैं लिखता हूँ कि नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन और एक साथ में 1 हाइड्रोजन लगा होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और जो NH2 है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा होगा। ठीक है, तो जो कंपाउंड बनेगा R के साथ NH2 अटैच हो जाएगा, R के साथ NH2 अटैच हो जाएगा, प्लस जो मेरा लिविंग ग्रुप है मतलब क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके HCl का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, एंड सो ऑन। कुछ और रिएक्शंस NCERT के पेज नंबर 170 पे है, जिसको प्रैक्टिस करना है। NCERT 170 पे इसी सेम टाइप के सेम मैकेनिज्म के साथ क्वेश्चंस करने हैं, और इस मैकेनिज्म को सॉल्व करने के बाद ये चार्ट जरूर से फिल करना है। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि रिएक्टेंट हमारा वही सेम था, CH3Cl ही था। ठीक है, रिएक्टेंट हमारा बिल्कुल सेम था, CH3Cl ही था। एक मिनट, हाँ, तो हमने कहा रिएक्टेंट हमारा CH3Cl था। अगर इसका रिएक्शन करा दिया गया, रिएक्टेंट मतलब NaI के साथ करवा दिया गया, तो सोडियम आयोडाइड के अंदर न्यूक्लियोफाइल क्या था? I नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल था। ठीक है, लिविंग ग्रुप कौन सा था? सर यहाँ से क्लोरीन नेगेटिव ही लिविंग ग्रुप बनेगा। जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? वो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3I। और टाइप ऑफ रिएक्शन कैसा होगा? तो हमने कहा हेलोजन अटैच है तो हेलाइड होगा हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये चार्ट जरूर से बनाना है, एक आइडिया लग जाएगा हमें फटाफट से कि रिएक्शन करना किस तरीके से है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म, हम 2 मैकेनिज्म की बात करने वाले हैं, SN1 और SN2 रिएक्शन। पहले बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। ठीक है, SN2 वर्ड का मतलब क्या होता है? SN2 वर्ड का मतलब होता है कि जहाँ पे जो दोनों रिएक्शंस हैं, मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, वो सिंगल स्टेप के अंदर होता है। कोई भी इंटरमीडिएट या क्या बोल सकते हैं, कार्बो कैटाइन फॉर्मेशन नहीं होता, कार्बो एनाइन फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी इंटरमीडिएट कार्बो एनाइन टाइप का नहीं बनता है या सिंगल स्टेप में हो जाता है तो मैं कहता हूँ कि एक ऐसा रिएक्शन है बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ठीक है, फटाफट शुरू करते हैं। मैंने कहा मान लेते हैं कि कोई कंपाउंड है, जैसे CH3Cl ले लिया जाए। ठीक है, जैसे CH3Cl ले लिया जाए और इसका रिएक्शन करा दिया जाए किसी भी एक रिएजन के साथ। ठीक है, मैंने कहा मान लेते हैं कि KOH ले लिया जाए। अब KOH का न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH नेगेटिव होगा। ठीक है, जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? ठीक है, तो जब रिएक्शन होगा तो हमने कहा कि OH रिएक्ट करेगा, मतलब जो OH नेगेटिव है ये कार्बन पे अटैक करेगा, जो क्लोरीन है वो एज ए लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा CH3OH प्लस जो Cl नेगेटिव है वो एज ए लिविंग ग्रुप काम करेगा। अब अगर इसी चीज़ का मैं मैकेनिज़्म देखूं कि एक्चुअली में ये हो कैसे रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा कार्बन है, ठीक है, जो हमारा कार्बन है वो कुछ ऐसा, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? इनके ऊपर अटैच होंगे 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, और इसके साथ में अटैच होगा कौन? एक क्लोरीन। ठीक है, इस पे जो अटैक करने आएगा वो कौन अटैक करने आएगा? वो अटैक करने वाला आएगा OH नेगेटिव। ठीक, कौन अटैक करेगा? OH नेगेटिव। ठीक है, अब जो OH है वो मेनली कहाँ अटैक करना पसंद करेगा? ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो। ठीक है, मतलब मेनली जो अटैक होता है वो इस साइड से ना होकर ऑपोजिट साइड से होता है। ठीक है, मतलब वो कार्बन कहीं यहाँ से अटैक करना पसंद करता है। ठीक है, ताकि एक जगह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता रहे और एक साइड से बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता रहे। तो मैंने कहा कि कुछ ऐसा हो रहा होगा, अगर मैं एक इंटरमीडिएट बनाऊँ तो। ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा, कार्बन से जो क्लोरीन का बॉन्ड है वो टूटना शुरू कर देगा। ठीक है, कार्बन से जो क्लोरीन का बॉन्ड है वो
टूटना शुरू कर देगा, ठीक है, हाइड्रोजन की हल्के से शिफ्टिंग हो जाएगी और यहाँ पे जो OH का बॉन्ड है वो फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूँ कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने के बाद से क्या होगा, ठीक है, इसके बाद होगा कुछ ऐसा कि यहाँ से जो क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ से जो क्लोरीन है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से जो क्लोरीन है वो बाहर चला गया और जो कंपाउंड बना वो कुछ ऐसा बन गया, कार्बन हाइड्रोजन 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 और साथ में जो अटैच हुआ वो बन गया OH प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं इसका डायग्रामेटिक व्यू देखूं, ठीक है, अगर इसका मैं डायग्रामेटिक व्यू देखूं तो कैसा होगा, मैंने कहा जो हमारा कार्बन है कुछ सेंटर में ऐसे अटैच है, ठीक है, कार्बन हमारा सेंटर में अटैच है, इसके साथ में 3 हाइड्रोजन के कंपाउंड लगे हुए हैं छोटे छोटे, ठीक है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, ठीक है, जबकि इसके साथ में एक हैलोजन अटैच है, ठीक है, इसके साथ में एक हैलोजन अटैच है, ठीक है। इसने रिएक्शन किया एक हमारे न्यूक्लियोफाइल के साथ, ठीक है, इसने एक न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन किया जो कि क्या है, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है OH नेगेटिव का, ठीक है। जब रिएक्शन हुआ तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स क्या बना होगा, कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा बना होगा कि ये कार्बन का स्ट्रक्चर है, ये कार्बन का स्ट्रक्चर है, एक मिनट, हाँ यहाँ कहीं, तो इस कार्बन में जो हाइड्रोजन है वो हल्के शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो हल्के शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ ऐसे आ जाएंगे, ठीक, कुछ हाइड्रोजन ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे और जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है वो कहीं यहाँ अटैच होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है कहीं यहाँ अटैच होना शुरू हो जाएगा। मैं ऐसा दिखा सकता हूँ कि ऐसे अटैचमेंट हो रही होगी, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होगा O और H, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ डॉट्स हम दिखा सकते हैं, इसका ब्रेकडाउन हो रहा होगा और उसका फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जो नया प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक, ऐसा। हमने कहा कि यहाँ से जो हेलोजन है ये तो लीव कर गया क्योंकि एज ए लिविंग ग्रुप काम कर रहा था, तो हमने कहा प्लस एक ग्रीन डॉट का फॉर्मेशन करेंगे जो कि क्लोरीन है, जो कि अब स्ट्रक्चर से बाहर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इस हेलोजन के आने के कारण जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा और टिल्ट हो गया होगा, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है वो कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ के मुकाबले में यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रक्चर बिल्कुल उल्टा हो चुका है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि इन SN2 रिएक्शन हमें क्या देखने को मिलता है, SN2 रिएक्शन में हमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। क्या इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। हमने कहा कि अब कुछ और बेसिक बातें जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है, कुछ और बेसिक बातें जान लेते हैं इसके बारे में। तो क्या क्या हमने देखा इस पूरे स्टेप के अंदर, सबसे पहले तो हमने देखा कि ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन 1 स्टेप के अंदर कैरी आउट हो जाता है, ठीक है, इसके अंदर किसी भी टाइप का ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। दूसरा हमने देखा इसके अंदर कि इसके अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तीसरा हमने देखा कि ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जाननी चाहिए कि ये जो रिएक्शन होता है ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर होता है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन के अंदर हो जाएगा, एसीटोन नाइट्राइल के अंदर हो जाएगा, DMF के अंदर हो जाएगा, DMSO के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के अंदर होता है। और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये जितना ही ज़्यादा 1 डिग्री का स्ट्रक्चर होगा वहाँ ज़्यादा फास्टेस्ट होगा, मतलब 1 डिग्री में सबसे तेज़, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, और भी इनके जो डिफरेंस है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले SN2 का स्ट्रक्चर के बाद SN1 डिस्कस कर लेते हैं, फिर दोनों का कंपैरिजन वीडियो एक बना लेंगे। अब हमने कहा कि SN1 रिएक्शन की बात कीजिए,
ठीक है। SN1 रिएक्शन की बात की जाए तो SN1 रिएक्शन में हमने क्या कहा कि ये सिंगल स्टेप में नहीं होता है, ये डबल स्टेप का रिएक्शन होता है। ठीक है, डबल स्टेप के रिएक्शन का मतलब क्या है कि मैंने मान लिया कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, जैसे कार्बन है, इस कार्बन पे 3 CH3 के एटम अटैच है। ठीक है, CH3 CH3 और CH3। ठीक है, और इसके साथ में कोई एक हैलोजन अटैच है, एज्यूम कर लेते हैं ब्रोमीन अटैच है। ठीक है, और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल आया OH नेगेटिव का। ठीक है, तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैच करेगा तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, हम कहेंगे कि ब्रोमीन रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह पे कौन आके अटैच हो जाएगा, उसकी जगह पे OH आके अटैच हो जाएगा। तो CH3 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 और OH बन जाएगा, प्लस जो Br नेगेटिव है वो एज ए लिविंग ग्रुप रिएक्शन से बाहर चला जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अगर इसका मैं मैकेनिज़्म देखूं तो हम कहेंगे कि ये पूरा का पूरा जो स्टेप है वो सिंगल स्टेप में नहीं हो रहा होगा, 2 स्टेप में हो रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर क्यों, क्योंकि एक बार में एक ही स्टेप कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पे एक बार में दोनों स्टेप्स कंप्लीट हो गए, इसलिए इसको हमने बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलो रिएक्शन शुरू करते हैं। हमने कहा कि अगर इस स्ट्रक्चर को लिया जाए, ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर को लिया जाए यहाँ पे तो कुछ ऐसा है। अब फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने कहा कि इसके अंदर से ब्रोमीन सबसे पहले तो इससे बाहर जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसके अंदर से ब्रोमीन बाहर जाएगा। क्यों, क्योंकि जब OH नेगेटिव अटैक करने वाला होता है तो वो अपना कोई भी कंपाउंड है, जैसे मान लेते हैं कि KOH होता है, वो अपना K इसको देता है, तो उस K से अटैच होने के लिए ब्रोमीन जाता है। ठीक है, क्योंकि K ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले इससे ब्रोमीन रिलीज़ होता है, तो ये हमारा पहला स्टेप होता है, स्टेप 1। ठीक है, इस स्टेप 1 में क्या हुआ, हमने कहा कार्बन CH3 CH3 और CH3 बना और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, प्लस जो ब्रोमीन है वो रिएक्शन से बाहर चला गया। ठीक है, जो ब्रोमीन है वो रिएक्शन से बाहर चला गया। अब ब्रोमीन जैसे ही बाहर जाएगा उसके बाद सेकंड स्टेप होगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में होगा कुछ ऐसा कि जो हमारा कंपाउंड बना है, जो हमारा कंपाउंड बना है हाँ, इसके साथ में हमारा OH रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके साथ में हमारा OH नेगेटिव रिएक्ट करेगा और OH नेगेटिव रिएक्ट करने के कारण क्या होगा, ये स्टेप 2 में होगा, यहाँ पे इस पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ स्टेप 2 में ये अटैच हो जाएगा और जो कंपाउंड बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, कार्बन CH3 CH3 CH3। ठीक है, और यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा ये 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन हुआ। ठीक है, जिसमें से कि जो स्टेप 1 है, ठीक है, स्टेप 1 को हमने कहा कि ये स्लोएस्ट स्टेप है। ठीक है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, तो स्टेप 1 जो है वो स्लोएस्ट स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस देख लेते हैं कि SN1 में और SN2 में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, SN1 में और SN2 में डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट से। हमने कहा इधर SN1 लिखते हैं और इधर SN2 लिखते हैं। ठीक, तो फटाफट से हम करते हैं। पहली बात हमने कहा कि जो हमारा SN1 रिएक्शन है, ठीक है, SN1 रिएक्शन है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है ये, SN1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जबकि जो हमारा SN2 है वो एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, SN2 हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं कि जो हमारा SN1 है, ठीक है, वो कैसा रिएक्शन है। ठीक है, जो हमारा SN1 है वो 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, यह हम कह सकते हैं टेक प्लेस इन 2 स्टेप, टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। ठीक है, थ्रू कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट। ठीक है, थ्रू कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट।
जबकि हम SN1 की बात करते हैं तो हमने कहा कि ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है और कोई भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है, एंड नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन कह सकते हैं या नो ट्रांजिशन स्टेट कह सकते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स इंटरमीडिएट बनता है, लेकिन वो जो इंटरमीडिएट होता है वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होता है, तो हम कह सकते हैं कि कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं होता, ठीक है, जिस पे वो एक कुछ पर्टिकुलर सेकंड्स के लिए रुकता है फिर आगे चलता है, ठीक है, बहुत इंस्टेंट रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। आगे की बात करें तो हमने कहा कि जनरली जो SN1 रिएक्शन है, ठीक है, ये होता है इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। जब मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं किन किन सॉल्वेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इनमें मैं बात करता हूँ एग्जांपल के लिए वाटर ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, अल्कोहल ले सकते हैं, एसिटिक एसिड ले सकते हैं, तो इन सब के अंदर जो हमारा SN1 रिएक्शन है वो मेनली होता है। जबकि जो SN2 रिएक्शन की बात की जाए तो ये होता है इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। जब मैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करता हूँ तो मैं इनमें किन किन के नाम ले सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर हमारा एसीटोन आ गया, DMF आ गया, ठीक है, या DMSO ले सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। अगली बात अगर मैं करना चाहूँ तो जो हमारा SN1 है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हम कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन में जितना ही ज़्यादा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, उतना ही चांसेस है कि उसके अंदर जो कार्बोकैटायन होगा वो उतना स्टेबल होगा, ठीक है। तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जबकि इसके अंदर जब हम रेट की बात करते हो तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारी SN2 रिएक्शन है, जो हमारी SN1 रिएक्शन है, ये प्रोसीड करती है विद वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, टेंड टू प्रोसीड विद वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, जबकि ये प्रोसीड ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ करना पसंद करता है, ठीक है, सेम विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। आगे बात करें अगर हम तो हम कहते हैं कि जो SN1 रिएक्शन है इसके अंदर मेनली रेसमाइजेशन होता है, ठीक है, रेसमाइजेशन टेक प्लेस। रेसमाइजेशन का मतलब क्या होता है, रेसमाइजेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों हो रहा हो, ठीक है, तो जहाँ पे इन्वर्जन और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दोनों एक साथ में हो रहा हो उसको रेसमाइजेशन हो कहते हैं हम लोग। और SN2 में हम अभी देख के आए हैं कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो यहाँ पे इन्वर्जन टेक प्लेस, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग कुछ प्रिपरेशन वाली रिएक्शंस करने वाले हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें बतानी है कि एक सिमिलैरिटी होती है SN1 और SN2 के बीच में। वो सिमिलैरिटी क्या होती है कि दोनों के दोनों SN1 और SN2 वाले सेम ऑर्डर फॉलो करते हैं हैलोजन के साथ, मतलब ये RI RBr RCl और RF, ठीक है, ये वाला ऑर्डर फॉलो करते हैं रिएक्टिविटी के लिए, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा RI क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो आयोडीन का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा साइज़ होने के कारण क्या होता है कि जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे साइज़ छोटा होता जाता है वैसे ही जो स्ट्रक्चर है वो और कॉम्प्लेक्स बनते जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होने के कारण क्या होता है कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमें अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर है। अब कुछ प्रिपरेशन रिएक्शन फटाफट से कर लेते हैं हम लोग। मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स, ठीक है, ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। पहले हेलोएल्केन्स की बात करते हैं। तो हमने कहा इनको किन किन से बनाया जा सकता है। पहले तो इनको बना सकते हैं हम अल्कोहल से, फिर हाइड्रोकार्बन से, फिर अल्कीन से और फिर हेलोजन एक्सचेंज से। पहले बनाएंगे हम लोग इनको अल्कोहल से।
फिर अल्कीन से, फिर इनको हम बनाएंगे हेलोजन एक्सचेंज से, ठीक है, और फिर इनको हम बनाएंगे हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। शुरू करते हैं। हमने कहा अगर पहले अल्कोहल की बात की जाए, ठीक है, अगर पहले अल्कोहल की बात की जाए तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है, ठीक है, वो क्या होने वाला है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है RCl या RH, ठीक है। जो इनिशियल प्रोडक्ट होने वाला है वो होने वाला है ROH, ठीक है। तो हमने कहा कि इनिशियल प्रोडक्ट सबके अंदर लगभग R और OH होने वाला है, क्यों, क्योंकि हम अल्कोहल से बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से तरीके हैं अल्कोहल से कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। मैंने कहा सबसे पहले तो अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन करवा दूं, ठीक है, सबसे पहले तो मैं अगर अल्कोहल की रिएक्शन करवा दूं SOCl2 के साथ, ठीक है, SOCl2 के साथ, ठीक है, तो मुझे क्या पता है कि जो मुझे कंपाउंड बनाना है वो बनाना है RCl, ठीक है। तो सबसे पहले जो मुझे कंपाउंड बनाना है वो बनाना है RCl, तो RCl के साथ एक कंपाउंड बना लेगा। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें बची हुई हैं। यहाँ पे OH बचा हुआ है और यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे SO बचा हुआ है, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ भी कॉम्प्लेक्स बना सकता है, तो HCl बन जाएगा प्लस, और अब क्या बचा है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा है, यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन बचा है, तो प्लस SO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मैंने कहा कि अगर इसको रिएक्शन करना होगा किसके साथ, PCl3 के साथ, ठीक है। तो PCl3 के साथ क्या हो सकता है, पहली बात तो हम कहेंगे कि R को क्या करना है, क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बनानी है, क्यों, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो R क्लोरीन के साथ एक बॉन्डिंग बना लेगा। अब क्या क्या बचता है हम देख लेते हैं। हमने कहा R के पास अब बच गया एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक फॉस्फोरस और 2 क्लोरीन, ठीक है। अब फॉस्फोरस और क्लोरीन इन सब के साथ जो अपना हाइड्रोजन है या जो कंपाउंड है वो कोशिश करता है H3PO3 के बॉन्ड्स को बनाने की, ठीक है, H3PO3 के बॉन्ड्स के फॉर्मेशन की, ठीक है, सॉरी POCl3 के बॉन्ड के फॉर्मेशन की, क्योंकि यही बचा है। लेकिन अब एक दिक्कत क्या है, एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो क्लोरीन है वो सिर्फ 2 ही बचा है, ट्रिपल क्लोरीन नहीं है, और बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसलिए जो PCl3 के रिएक्शन है उसमें क्या होता है, PCl3 के रिएक्शन में होता कुछ ऐसा है कि हम इसको कर देते हैं ट्रिपल, ठीक है। तो इसको ट्रिपल करेंगे तो R भी ट्रिपल हो जाएगा, R भी ट्रिपल हो जाएगा और OH भी ट्रिपल हो जाएगा। अब मैंने कहा 3 कार्बन है, 3 कार्बन बैलेंस हो चुके हैं, 3 क्लोरीन भी बैलेंस हो चुके हैं। अब रिएक्शन में क्या बच रहा है सर, रिएक्शन में 3 ऑक्सीजन बच रहे हैं, 3 हाइड्रोजन बच रहे हैं और 1 फॉस्फोरस बच रहा है, ठीक है। तो अब इनको पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर अरेंज कर देते हैं। हमने कहा सबसे पहले हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर फॉस्फोरस आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन आ जाएगा। अब इनके नंबर की बात करूँ तो मैंने कहा हाइड्रोजन 3 है, फॉस्फोरस 1 है और ऑक्सीजन 3 है, तो RCl प्लस H3PO3 का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली मैंने कहा कि अगर इसका मैं रिएक्शन करवा लो किसके साथ, PCl5 के साथ। अब देखते हैं क्या ये कंपाउंड बन सकता है। तो पहला काम तो हम वही करेंगे कि R के साथ Cl निकाल देंगे, R के साथ Cl निकाल देंगे। तो हमने कहा था पिछली बार भी हमारा जो फॉस्फोरस है वो क्या बनाना चाहता था, फॉस्फोरस हमारा POCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है, ठीक है। तो क्या आप बन सकता है, हमने कहा देखते हैं, फॉस्फोरस 1 है, अभी 4 क्लोरीन है, मतलब 3 यूज़ हो सकता है और एक ऑक्सीजन यहाँ यूज़ हो सकता है, तो बिल्कुल POCl3 बन जाएगा। प्लस क्या बचा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा, यहाँ पे एक क्लोरीन बचा, तो प्लस HCl का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अगले स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो अगला स्ट्रक्चर हमने क्या कहा, अगला स्ट्रक्चर हमने कहा कि अगर यही सेम रेड फॉस्फेट और Cl2 के साथ होता, मतलब रेड फॉस्फेट और X2 के साथ होता, जिसमें X2 को हम क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी ले सकते थे, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता वो कैसा बनता। हमने कहा वही सेम काम करने वाले हैं, R के साथ एक X निकालेंगे, ठीक है, R के साथ एक X निकाल देंगे और बचे हुए कंपाउंड का एक रिएक्शन कर देंगे, ठीक है। अब आगे मैंने कहा कि इसका अगर रिएक्शन करा दिया जाए HX के साथ, ठीक है, HX के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो क्या होगा, तो R के साथ सर Cl निकल जाएगा और OH के साथ H आ जाएगा, तो R के साथ X और जो भी बचा उसके साथ बचा हुआ प्रोडक्ट कंबाइन करेगा, तो H के साथ OH मतलब H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। एक और जो रिएक्शन हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है, वो क्या है, वो है NaOH का ROH का रिएक्शन
सोडियम ब्रोमाइड के साथ और H2SO4 के साथ, ठीक है। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, सबसे पहली बात R के साथ Br की अटैचमेंट करवा देंगे, R के साथ Br की अटैचमेंट करवा देंगे। अब जो जो कंपाउंड बचे हैं उनको फटाफट से हम देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, सल्फर है, सोडियम है और OH है, ठीक है। हमने कहा OH के साथ H की रिएक्शन करा के पहले वाटर बना लेते हैं। OH के साथ H की रिएक्शन करा के हमने वाटर बना लिया। अब क्या बचता है, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा है, एक सल्फ़र बचा है, एक 3 ऑक्सीजन बचे हैं और एक सोडियम बचा है, ठीक है। तो ये कंपाउंड बचे हैं, ठीक है। नहीं, ऑक्सीजन 4 बचा है, ठीक है, ऑक्सीजन 4 बचा है, ठीक है। तो मैंने कहा इनको सेम इसी तरीके में लिखा जा सकता है और जो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा वो बन जाएगा NaHSO4, ठीक है। तो मेरे ख्याल से प्रिपरेशन की रिएक्शंस क्लियर है। देखिए बहुत बेसिक सा कंसेप्ट क्या रखना है, अगर मेरे पास R और OH है और कोई भी कंपाउंड है तो पहली बात जो दिमाग में रखना है वो बनाना है कि मुझे R और Cl का कॉम्प्लेक्स बनाना है या R और X का कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है। R और X का कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद मुझे देखना है कि जो प्रोडक्ट्स बचे हैं उनके क्या क्या बाय प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अगर उन बाय प्रोडक्ट्स से वाटर रिलीज़ हो सकता है तो सबसे पहले मैं काम करूँगा कि अपने वाटर को रिलीज़ कर लूँगा, ठीक है। या HCl रिलीज़ हो सकता है तो मैं HCl को रिलीज़ कर लूँगा और जो भी बचा उन सबको ऐड करके क्या करूँगा, उन सबको ऐड करके एक कॉम्प्लेक्स बना दूँगा, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर, ठीक है। तो बस ये 3 कंसेप्ट ध्यान रखने हैं और रिएक्शन विद अल्कोहल सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ